हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेसिक टू फैक्ट के थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे। अब बेसिक टू फैक्ट क्या है, यानी एक क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं कि हम बताना क्या चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारत में अशोक महान शासक किस वंश से थे। अब आया है कि अशोक महान, पहले एक ये नाम आया है, किस वंश, तो वंश के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस वंश से पहले कौन सा वंश था, इस वंश में इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले कौन कौन से लोग थे, यानी संस्थापक और अंतिम शासक। और संस्थापक थे तो वो किस धर्म को फॉलो करते थे, संस्कृति क्या थी, इंपॉर्टेंट बुक्स बारे में जानेंगे और इनके गुरु के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जब अशोक महान आए थे तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता जो थे इनका नाम था बिंदुसार, और इनका एक और नाम था जो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। जो बिंदुसार थे ये मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। पहला शासक कौन था जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, तो देखो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ये पहले थे, दूसरे कौन थे, बिंदुसार थे। अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, और ये चीज और देखिए, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, नंद वंश था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था धनानंद था। धनानंद को मारने के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य वंश के अंतिम शासक बने थे, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मौर्य वंश सबसे महत्वपूर्ण राजवंश में से एक है। 321 ईसा पूर्व से लेके कहां तक है, 185 ईसा पूर्व तक है। आप नोट से कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट भी करते चलिए साथ में। ये मौर्य वंश की स्थापना है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य, अब इनकी बात हुई है, तो ये किस धर्म को फॉलो करते थे, ये धर्म था इनका हिंदू। ठीक है दोस्तों, ये किस धर्म को फॉलो करते थे, तो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन अपने शासन के अंत में इन्होंने मतलब जैन धर्म के प्रति इनका आकर्षण बढ़ गया, और इनकी मृत्यु के बारे में भी पूछ लेता है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में तपस्या करते हुए इनको समाधि ले ली इन्होंने। ठीक है, और किसमें, तो ये नोट कर लीजिए, श्रवण बेलगोला में, कहां पे, तो कर्नाटक में इन्होंने क्या ली, समाधि ले ली। ठीक है, उनका नाम है महान अशोक। इनके बारे में पढ़े बिना कुछ चीजें हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ये भी हिंदू धर्म फॉलो करते थे, लेकिन इनका हृदय परिवर्तन तब हुआ, बौद्ध धर्म तब फॉलो करने लगे जब कलिंग युद्ध हुआ। अब कलिंग युद्ध की बात आई है, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में की भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म का अपना लिया था। उन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म के प्रचार के सिद्धांतों को अपनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र नाम सुन के लग रहा होगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। जो ये प्रशासनिक नीतियों को जो बुक्स थी इससे रिलेटेड है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किसने किया था, हमारे सम्राट अशोक महान ने किया था, जिन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो गए, मैंने एक क्वेश्चंस में आपको करा दिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। देखिए अब आया है तो बौद्ध धर्म यहाँ पे भी आ गया, इससे भी रिलेटेड हो गया। एक पार्टिकुलर में वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक जल्दी से मिल जाएगा, वहां पे वीडियो का PDF मिल जाएगा आपको, तो आप डाउनलोड करके वीडियो को जब भी रिवीजन करना हो तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये देखते हैं ध्यान से। अब ये इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाता है ये देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म आया है, इस तो हम अगले वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से, लेकिन अभी ये जान लेते हैं अजंता की गुफाएं के बारे में। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है। यह गुफाएं औरंगाबाद जिले के पास वघोरा नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, औरंगाबाद, कहाँ, तो महाराष्ट्र में। किस नदी के पास, वघोरा नदी, इतना याद रखिएगा, वघोरा नदी के पास, औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें जो अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दोनों शाखाओं के विचारों को दर्शाती हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान दोनों शाखाओं के विचारों को दर्शाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि 1883 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। कब, 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के क्रांति का किस नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन हो जाता है, काफी एग्जाम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला नंबर देखिए ये चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की स्वतंत्रता भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, जिसको सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख नायक और उनकी भूमिका, जिसमें प्रमुख नायक थे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर। ये लोग काफी इंपॉर्टेंट मतलब हीरो हैं। तो 1857 के क्रांति के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यह सभी नायक 1857 के संग्राम के प्रतीक है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इनकी अहम भूमिका रही है। जैसे बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का एकात्मक नेता घोषित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए। अंतिम मुगल सम्राट कौन? बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट। 1857 क्रांति में इनकी भी बड़ी भूमिका थी। बेगम हजरत महल लखनऊ से इन्होंने किया था। नाना साहब कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे जो तात्या नाना साहब के प्रमुख सेनापति थे, इनकी भी अहम भूमिका है। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो ये 5 जो हीरो हैं 1857 क्रांति के, काफी इन्होंने पूछ देता है कि बहादुर शाह जफर का नेतृत्व कहाँ से किया था, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहा था लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से, और नाना साहब के जो वह हैं कि प्रमुख सेनापति तात्या टोपे, और इन्हें फांसी मिली थी कब? 1859 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अब देखो दोस्तों, पानीपत की लड़ाई की बात आई है तो ये तीसरी लड़ाई की बात आई है, तो हम पानीपत की पहली लड़ाई की बात करेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई की, और पानीपत की तीसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट व्यू से, क्योंकि इसमें अंग्रेजों का रोल अच्छा खासा था, जिससे अंग्रेजी शासक जो थे बड़ी मजबूत हो गए। अब देखिए, एक आप है, एक आपका भाई है, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीजें समझिए आप, ठीक है। और आपका एक पड़ोसी है, ये पड़ोसी समझ लीजिए अंग्रेज है। ये आप लोगों को नहीं हरा सकता, क्योंकि आप एक मेरे यूनिटी में रहते हैं, और जानता है कि अगर मुझे यहाँ पे अपना शासन मतलब दोनों के बीच में बनाना है तो फूट डालो, राज करो, यानी इन दोनों को लड़ा दो, इनसे भी अच्छा रिलेशन कर लो, इनसे भी अच्छा रिलेशन कर लो, और दोनों से अच्छा रिलेशन बना लो और राज करो। तो यही किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने, और इसकी इसी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। ये भी हम अच्छे से बताते हुए चलते हैं कहानी के रूप में। सबसे पहले देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। इससे डिस्कशन से पहले पानीपत की पहली लड़ाई कर ले, थोड़ा सा हमें बेसिक पता हो। पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर, मुगल वंश और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के बीच जब हुई थी लड़ाई, जिसमें बाबर जो है मतलब कि मुगल सल्तनत की नींव रखी, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया था, जो कि इब्राहिम लोदी ने हराया था, और तोपखाने और आधुनिक हथियारों का उपयोग करके ये लड़ाई जीत गई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में 1556 में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? अकबर जो मुगल वंश का, और हेमू जो हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी सूर्य वंश का समर्थक। ये भी पूछ देता है जो दूसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी किस किस वंश के बीच में हुई थी? तो याद रखिएगा, सूर्यवंश और मुगल वंश के बीच हुई थी। किसकी जीत हुई थी? तो मुगल वंश की। और जो इस जीत का परिणाम क्या था? तो अकबर की सेना ने हेमू को हराया। इस लड़ाई ने मुगल को फिर से भारत में स्थापित किया और अकबर का शासन मजबूत हुआ। तीसरी पानीपत की लड़ाई जो है 1761 में हुई थी, 14 जनवरी 1761 में। किसके किसके बीच? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली जो दुर्गानी साम्राज्य। तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मराठा जो साम्राज्य था काफी कमजोर हो गया, और दुर्गानी साम्राज्य भले जीत गया था लेकिन कमजोर तो यही हो गया था, क्योंकि मैंने अभी जो बताया, 2 राज्य अगर लड़ेंगे तो उनकी सेना की क्षति होगी, आर्थिक क्षति होगी, बहुत सारी क्षतियां होंगी, ठीक है, तो उनकी भरपाई होगी नहीं जल्दी, टाइम लगेगा उनमें। उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। 14 जनवरी वाली 1761 की जो ये लड़ाई हुई, तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई, इसमें भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें मराठा साम्राज्य और अफगान शासक, ये अफगान शासक था, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो थे, ये अफगान शासक के बीच लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए कई मायने महत्वपूर्ण थी। देखिए, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल मराठा साम्राज्य की कमजोरी, ये कमजोर हो गया। क्षेत्रीय शक्ति को कमजोर होना, फूट डालो और राज करने की नीति अंग्रेजों ने तभी अपनाया कि राजाओं को लड़ा लो और फिर उनपे राज करो। मतलब एक चौथा पॉइंट इसमें और जोड़ लेंगे, सामरिक सीख। मतलब कि सामरिक सीख में कि अंग्रेजों ने इस लड़ाई से यह भी सीखा कि बड़ी सेनाओं को हराने के लिए सैन्य राजनीति और संसाधनों को कुशल प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। मतलब उन्हें मराठों और अन्य भारतीय जो राजाओं थे उनकी कमजोरियों को अध्ययन किया और उन्हें शासक को मजबूत किया कि भाई इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर निष्कर्ष की बात करें, यानी तीनों प्रथम, द्वितीय, तीसरे युद्ध के निष्कर्ष की बात करें, पानीपत की तीसरी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में एक शक्ति संतुलन को समाप्त कर दिया। मतलब कि कोई एक शक्ति नहीं है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग उस पर कंट्रोल करने वाले लोग हैं, और उन राजाओं पर कंट्रोल करने लगे अंग्रेज।
और भारतीय उपमहाद्वीप में अपने कदम जमाने का मौका मिल गया। किसको? अंग्रेजों को। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। इस लड़ाई में भारी हताहत हुई और मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया और यह लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन के लिए रास्ता बनाने में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जब कोई साम्राज्य इतना मजबूत रहा ही नहीं कि अंग्रेजों को हरा पाए तो इनके लिए रास्ता आसानी हो गया। ठीक है, तो जैसे प्रथम लड़ाई पूछते कि किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। दूसरी लड़ाई अकबर का शासन को स्थिरता दी गई। ठीक है, ये तभी राजा बना था। तीसरी लड़ाई में मराठों को कमजोर करके भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आसान बना दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलती है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे 5 और क्वेश्चन हैं, उनको भी हम अच्छे से देखेंगे। हम कहानी के रूप में चीजों को समझेंगे तो बोर भी नहीं होगा, मजा भी आएगा। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम जानेंगे। लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोई भी चीज याद होती है ना कि आप अगेन उसको रिवीजन कीजिए, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो जितनी बार रिवीजन कीजिएगा ना, उतनी अच्छी तरह से याद होंगी। यानी 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख लिया आपने तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ये क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस में आया हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। अब इसमें 2-3 फैक्ट जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तारीख है 28 दिसंबर। दिन भी याद रख लीजिएगा क्योंकि आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है, तो इसलिए। स्थापना का स्थान कहाँ था? तो गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय, मुंबई में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, और A.O. ह्यूम के संस्थापक माना जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। वोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांडी मार्च किसने शुरू किया था? तो दांडी मार्च किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। 12 मार्च 1930 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था दांडी मार्च शुरू करने का? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर का विरोध करना था। उद्देश्य हमने पढ़ लिया। अब ये भी पूछ देगा, तो दांडी मार्च की शुरुआत की थी, कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानून को सख्तीपूर्ण विरोध किया था। और इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला देखिए, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचे थे दांडी? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए कंफ्यूजन क्या है। मार्च में दांडी मार्च की शुरुआत हुई और पहुंचे कब? 6 अप्रैल को। जनवरी, मार्च, अप्रैल, यानी मार्च से अप्रैल पहुंचे हैं। दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन। ये पूछ देता है, गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाया और ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, तो उसका डेट कौन सा है? तो आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1930। और मार्च में उन्होंने 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का, जन आंदोलन का प्रतीक बना। तो ये अभी याद रखिएगा, सबसे बड़ा जन आंदोलन का प्रतीक कौन सा बना था? तो यही दांडी मार्च बना था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? देखिए इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त, मतलब की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसके बारे में और हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं को कमांडर थे और 1885 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। ये 3 फैक्ट हम जान गए जो काफी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में क्यों जाने, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका प्रमुख योगदान देखिए। अस्थायी बंदोबस्त, नाम सुन के लग रहा है अस्थायी बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में 1793, डेट भी याद रखिएगा कब है? तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। नाम सुन के लग रहा है कि आपका परमानेंट मतलब सेटलमेंट कर दिया जाएगा, आपको इधर उधर कूदने भागने की जरूरत नहीं है, आपको सेटल कर दिया जाएगा। किसके? जमीन के थ्रू। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1838 से 1805। ठीक है, 1805 कैसे आया? 1805 इसकी मृत्यु का टाइम है। और कब से? तो 1738 इसका जीवन काल। तो इससे हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा 1805 में इसकी मृत्यु हुई थी। ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख प्रशासक और सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय प्रशासन और भूमि व्यवस्था को उनके सुधारों के लिए जाना जाता है। किस लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है काफी जाना। उन्हें भारतीय प्रशासन और भूमि व्यवस्था में उनके सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय प्रशासन और भूमि व्यवस्था में
भूमि व्यवस्था में उनके सुधारों के लिए जानते हैं। किसमें? भूमि व्यवस्था के सुधारों, किसको जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब भूमि व्यवस्था में उन्होंने क्या सुधार किया, ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। इन्होंने ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ था क्या? अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें जमींदारों को भूमि की अस्थाई मालिक बनाया गया था और उन्हें सरकार को तय राजस्व देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी देखो, एक लैंड है, उस लैंड को आपको जिम्मेदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और लैंड के थ्रू ये कहा गया कि ये लैंड आप जिसको भी दे रहे हो उनसे कर लोगे, ठीक है। और जब कर लोगे तो वही कर वो लेते थे अंग्रेज, क्योंकि पहले जो ज़मीनें थी उनके अंडर में आती थी। मतलब एरिया, राजा क्या करते थे, ये एरिया मेरा है, ये राज्य मेरा है और राज्य की सारी ज़मीनें मेरी हैं, यही होता था ना पहले। तो उसके बाद से जब अंग्रेजों की ये चीज़ें हाथ में आई तो उन्होंने ये कि जमींदारों को भूमि अस्थाई मालिक बनाया गया और सरकार को तय राजस्व देना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। जिसमें इसमें ब्रिटिश राजस्व स्थिर हुआ लेकिन किसानों का शोषण बढ़ा। अब भाई, अब कर हुआ किस दिन, फसल खराब, किस टाइम पे फसल, मौसम खराब होने या भौगोलिक दृष्टिकोण या कोई भी कारणों की वजह से जब फसल नहीं होगी तो वो इंसान कर कैसे देगा। तो इसमें किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासन में अंग्रेज अधिकारियों को अधिक प्राथमिकता दी और प्रशासन और न्याय प्रणाली को पुनर्गठित किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैन्य सुधार में देख लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सैनिकों और अधिकारियों के बीच भेदभाव को लागू किया, कि इनके बीच जो है कि भेदभाव को लागू किया और उच्च पद केवल अंग्रेजों को दिए जाते थे। अब देखो क्या है, भारतीय सैनिक अधिकारियों के जो पद थे वो हमेशा क्या रहता है, अंग्रेजों के रहते थे, उन पे कंट्रोल करते थे, इन पे कंट्रोल करते थे, ये अधिकारी करते थे। जितने बड़े बड़े पद होते थे अंग्रेजों को ज़्यादा देता था कि ये कंट्रोल कर पाए। जैसे कि अंग्रेज अगर ऊपर होंगे तो वो कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो इससे क्या अंग्रेजों की इंसल्ट होगी। अब सोचे कोई इंडियन है, उच्च पद पे बैठा हुआ है तो वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है नहीं, इसीलिए वो क्या उच्च पद पे जो उनको बैठाया करते थे। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासन का एक प्रमुख सुधारक माना जाता है। हालांकि उसके सुधारों से अंग्रेजी जो शासन को मजबूती मिली, लेकिन आम भारतीयों विशेष रूप से किसानों को इसका नुकसान हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपने इतना याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें मैं इसलिए बताऊं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इतनी बार नाम आपके दिमाग पर रहे कि इसके बारे में जब भी कोई फैक्ट पूछी जाए या क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन दिखे तो आप इन चीज़ों को याद रहे कहानी के रूप में। जैसे फर्स्ट पॉल, इसको सिविल सेवा का पिता कहा जाता था। इसे द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं का कमांडर था। 1805 में इसकी गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। ये किस तरह का था, तो इसने भारतीय प्रशासन का एक प्रमुख सुधारक माना जाता है। हालांकि इसके सुधारों से अंग्रेजी शासक को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन आम भारतीय विशेष रूप से किसानों का नुकसान बहुत हुआ था। और इसी के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त नियम लाया गया था, जो कब 1793 में, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, अंतिम विद्रोह, ठीक है, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कहा गया, ये रहा भारत छोड़ो, जिसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आंदोलन था। इसकी प्रमुख जानकारी, इसकी तारीख का है 8 अगस्त 1942। याद रखिएगा, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हमारी आज़ादी 1947 में मिली थी। इन्हीं बीच में, इसलिए अंतिम काफ़ी बड़ा वो था। इसके बीच में जो हमारे काफ़ी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चीज़ें थे, वो काफ़ी जेल भी गए थे। इसका स्थान कहाँ पे हुआ था? मुंबई में ग्वालिक टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान था, उस समय इसका नाम था, इसका नाम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, इसी के नाम पर इसका, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। कब? तो ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन 1-2 देख ले, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और स्थान ये देख लिया। प्रस्ताव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। इसके नेता इंपॉर्टेंट है, कौन थे? तो महात्मा गांधी। और इन्होंने ही नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के थ्रू? भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 8 अगस्त 1942, ठीक है। इसके कारण
द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कि इसका सबसे बड़ा विद्रोह होने का कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बिना परामर्श किए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था, अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए हमसे मतलब यूज़ करते थे। तो अंग्रेजों बिना पूछे, यानी उनसे बिना परामर्श लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीमित स्वायत्ता, यानी कि आपको कुछ फ्रीडम मिल जाएंगे किसी किसी क्षेत्र में और वहाँ के आप मालिक होंगे। मतलब आपको अगर आप ऐसा करते हैं, जिसे क्रिप्स मिशन की विफलता, मतलब कि इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अरे कहा कि भाई, जैसे ऐसे समझिए, ब्रिटिश सरकार ने मतलब भारतीयों को थोड़ी सी आज़ादी, जैसे कुछ देने का वादा किया था, और उन्होंने कहा कि हम आपको एक नई योजना देंगे जिससे आप अपना खुद का कुछ काम काज चला सको, कर पाओ। सीमित स्वायत्ता कहते हैं, उसी को सीमित स्वायत्ता कहते हैं। मतलब कुछ हद तक जैसे भारतीय नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने सोचा कि ये वादा पूरी आज़ादी जैसा नहीं है। मतलब पूरी तरह से आज़ादी कहाँ है? थोड़ी सी आपको मिल गई चीज़ें करने के लिए, आपको थोड़ा सा सब कुछ मिल गया, तो कहाँ है चीज़ें? तो पूरी तरह से इससे बढ़िया हम पूरी आज़ादी के लिए लड़ लेते हैं। अंतिम चल ही रहा है। प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, आधी अधूरी नहीं, कहना यही था। इसलिए क्रिप्स मिशन की विफलता का वो मतलब खत्म हो गया। क्रिप्स मिशन इसलिए, अगर पूछ दे क्रिप्स मिशन 1942, मतलब थोड़ी आज़ादी नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए भैया, पूरे चैन से रहेंगे हम, ये आधा अटकने वाला काम नहीं, रहेंगे तो पूरे, नहीं तो आधे अधूरे। स्वतंत्रता की तीव्र मांग, भारतीय लोगों को ये स्वतंत्रता प्राप्त करने का सही समय लगा, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वार में ये लोग बिजी हैं, सही टाइम है, कर दो विद्रोह। गांधी जी ने 8 अगस्त 1940 आंदोलन की घोषणा की थी, कई बार हो गया। आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से हटाना, उठा के फेंक दो यार। आंदोलन से पहले ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देखो, ये ऐसे नेता थे, गिरफ्तार होने के बाद दंगा तय है। इसके बाद आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, सोने पे सुहागा। आंदोलन की विशेषताएं, जैसे बीपीएससी ने अभी हरकतें की हैं। अब मैं इस कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे पे भी नोटिस डाल दें, इसलिए मैं बता रहा हूँ बस। अब उन्होंने खान सर को भेज दिया कि नोटिस भेज दिया कि आप क्षमा मांगिए चीज़ें। उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम नहीं मांग रहे क्षमा उमा, चीज़ें ऐसी कुछ नहीं है, गलती आपने की थी। आंदोलन की विशेषताएं, किसान, मजदूर, छात्रों, महिला बड़े पैमाने पर भाग लिया था। हिंसा, कुछ गांधी जी ने तो मना किया था, लेकिन कुछ जगहों पे हिंसा हो गई थी। अब इतना बड़ा कंट्रोल करना बात नहीं है ना, पूरा देश अगर इसमें इन्वॉल्व होता है। गुप्त संगठनों का गठन, जयप्रकाश नारायण, इनका भी काफ़ी रोल आता है। राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया था, इनका तो काफ़ी ज़्यादा रोल नाम आता है चीज़ें। ब्रिटिश प्रतिक्रिया, आंदोलन की कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मतलब कड़े कदम उठाए, हजारों लोगों गिरफ्तार हुए, कई पर गोलियां चलाई। परिणाम क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। देखिए, आंदोलन तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर कर दिया। इन्हें डर हो गया, खौफ हो गया कि भाई ये भारतीय अब कुछ भी कर लेंगे अपने क्षेत्र के लिए। भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता के लिए एक नई ऊर्जा भर दी गई कि भाई अब तो आज़ादी लेके रहेंगे, जिससे मोटिवेशन इतना हाई हो गया कि हाँ। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, और ये अंतिम था, ये अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद से इतना बड़ा हमें, लेकिन इनके लिए डर, इतना खौफ बैठ गया कि अगर नहीं दिया भारतीयों को ये, तो ये बहुत नुकसान कर देंगे। हाँ, देखिए यही चीज़ है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा आंदोलन था। यह स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफ़ी बार एग्जाम अपॉइंटमेंट में आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सिंधु नदी के किनारे हुई। अब देखिए, सिंधु की सहायक नदियाँ भी हैं, तो वो है रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब। तो याद रखिएगा, रवि, ब्यास, झेलम, रवि, ब्यास, सतलज इंग्लिश में वैसे सतलुज कह लेते हैं, ठीक है। तो झेलम और चेनाब के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। मुख्य जानकारी लगभग ये देख लीजिए, क्योंकि इतना पूछता नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानी में कुछ हिस्सों में फैली थी। फैली थी, सही है, हाँ फैली थी, पास्ट की बात हो रही थी, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, हड़प्पा रवि नदी के पास है पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान में, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे राजस्थान में, लोथल साबरमती नदी गुजरात में, और धौलावीरा कच्छ गुजरात में, जो कि पॉइंट है वहाँ पे, बॉर्डर भी है, अगर गुजरात का देखें तो कच्छ वाला क्षेत्र है पाकिस्तान से, ठीक है।
सिंधु नदी का महत्व, अब देखिए कोई भी नदी है उसका महत्व कैसे होगा, वहाँ एग्रीकल्चर होगा तो बस्तियाँ, मतलब कि एग्रीकल्चर कब होगा, जब वहाँ बस्तियाँ रहेंगी, जब और परिवहन के लिए आसान होगा, नाव के थ्रू आना जाना, और जल आपूर्ति है। तो कोई भी देखिए, कोई भी अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे ना, तो जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ लोग मिलेंगे तो बस्तियाँ मिलेंगी, वही डेवलपमेंट होगा। अब कानपुर शहर उठा के देखिए, लखनऊ उठा के देखिए, नदी किनारे जो भी राज्य वैसे ही तो बसे हैं। क्यों इतने डेवलप थे एरिया थी चीज़ें, क्योंकि नदी किनारे हमें पानी मिल जाता था, हमारी कृषि हो जाती थी, उपजाऊ होता था, ज़मीन हरा भरा होता था। तो और ये सब चीज़ जब ये होते तो परिवहन के लिए भी ऐसा नाव के थ्रू हम जा सकते थे, आ सकते थे, चीज़ें कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, आसपास के एरिया काफ़ी डेवलप होगा। इसलिए शहर जैसे दिल्ली को देखिए, यमुना के बगल में है, तो बिल्कुल यही कारण था कि नदी का महत्व। तो सिंधु नदी का महत्व, अब नदी का महत्व आप समझ गए कि नदी है तो ये सारी चीज़ें, अब सिंधु आ गया तो वही चीज़ें हैं, तो खेती के लिए उपजाऊ होता था और ज़मीन उपलब्ध थी, यही पॉइंट हो गया। हड़प्पा सभ्यता की सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध बनाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये बन जाता है, कबीर का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल में, कबीर का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था? अब ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। निर्गुण भक्ति आंदोलन, अब निर्गुण का मतलब क्या होता है? ठीक है, निर्गुण का मतलब पहले जानते हैं। निर्गुण भक्ति का अर्थ है निर्गुण यानी गुणों से रहित, निर्गुण गुण बिना गुणों के, और भक्ति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम या श्रद्धा। इतना हो गया। अब आपको आ गया समझ, निर्गुण यानी जो गुण और बिना गुण के, ठीक है, बिना गुण के। इस आंदोलन ने भक्ति के ईश्वर के किसी भी विशिष्ट रूप या मूर्ति के रूप में नहीं पूजा, बल्कि उसे निराकार रूप में पूजा, जिसका कोई आकार ही ना हो, ठीक है, आकार के साथ कोई गुण ना हो। भगवान के रूप में बजाय भक्ति और प्रेम के माध्यम में ईश्वर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त की गई। देखिए, भगवान के रूप में के बजाय भक्ति और प्रेम के मध्य, यानी भक्ति और प्रेम के मध्य श्रद्धा, यानी आपकी भक्ति और कितने प्रेम से आप पूजते हो उन्हें, यही मतलब उनके बीच श्रद्धा है, और किसी भी तरह का कोई कनेक्शन ना हो, यानी कोई आकार नहीं, चीज़ें नहीं, यानी पूरी तरह से मूर्ति पूजा नहीं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कबीर का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था? तो निर्गुण भक्ति आंदोलन। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। निर्गुण भक्ति आंदोलन भारत के एक धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलन था जो विशेष रूप से मध्यकाल में विकसित हुआ था। इस आंदोलन में भगवान को निराकार, जिनका कोई आकार ही ना हो, निर्गुण जिनमें कोई गुण ही ना हो, कोई रूप या गुण ना हो, रूप में पूजा गया, और इनके माध्यम से व्यक्तित्व की आंतरिक भावना और परमात्मा के साथ एकता की शिक्षा दी गई। ठीक है, परमात्मा के साथ एकता। अब देखिए, परमात्मा किसी पर्टिकुलर गॉड का नहीं, परमात्मा यानी गॉड, सीधी सी बात है, परमपिता परमेश्वर की बात हो रही है। ठीक है, अब प्रमुख विचारक संत और उनका किस किस मतलब उससे रिलेटेड सगुण या निर्गुण, वो देख लेते हैं। रामानुजाचार्य की बात होती, वो सगुण भक्ति के प्रचार किया करते थे। कबीर अभी अपने पढ़ा, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है और उनकी पूजा किसी विशेष रूप में नहीं की जानी चाहिए। उनकी भक्ति गीतों में ईश्वर के रूप, जाति और धर्म भेदभाव को नकार दिया। ये पर्टिकुलर मेरे धर्म के गॉड हैं, ये उनके गॉड नहीं, ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है किसी भी चीज़ है। इसलिए बात होती है ना हिंदू धर्म की, तो वो काफ़ी डीप है, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी डिस्कशन हुआ है, चीज़ें हुई हैं। तो जो मानते हैं गॉड को वो ठीक, जो नहीं मानते वो भी ठीक, वो भी हिंदू है। जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, केवल वो मानते हैं अपने के हिंदू है तो हिंदू है, बात खत्म। दयानंद सरस्वती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने निर्गुण, देखो कबीर, दयानंद सरस्वती निर्गुण भक्ति का महत्व दिया और वे हिंदू धर्म में सुधार के लिए कार्यरत थे। उनका मानना था कि भगवान निराकार और निर्गुण है। देखिए, अब आप कहोगे कि ये लोग जो फॉलो करते हैं मूर्तियों का, इसके पीछे भी अलग तथ्य है। इस पे कभी और फिलॉसफी पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, कभी ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, गुरु नानक साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, वो निर्गुण भक्ति के समर्थक किया करते थे। देखिए, ये भी जितने बड़े लोग हुए निर्गुण को बड़ा समर्थन किए हैं। नानक और सूरदास कृष्ण को सगुण रूप में मानते थे, निर्गुण भक्ति को सिद्धांत को समर्थन भी किया। ये कंफ्यूजन ले लेते, ठीक है यार कोई गॉड है, चीज़ें उनमें हमारी श्रद्धा लगती है। तो देखिए अब आ गए सूरदास जो थे। अब कबीर की बात होती है तो निर्गुण पे थे, ये सगुण और निर्गुण दोनों पे थे। मुख्य विचारक और उनके सिद्धांत,
ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये चीज़ है। निर्गुण सरगुण में मैंने चीज़ें समझा दी, ये कुछ वो हो गए, इनके नाम होगा, इनको देख लीजिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछ देता है। निर्गुण भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से जागरूक किया। इस आंदोलन के संतों ने भगवान को निराकार रूप में पूजा और भक्ति के माध्यम से समाज में समानता और समरसत्ता का संदेश दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, और इसी से रिलेटेड और भी हम चैप्टर्स पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ सुझाव देना वो भी जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और चीज़ें मैं ये बता दूं कि टेलीग्राम का जल्दी लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ये PDF सारी अपलोडेड मिलेंगी, और मेरा इंस्टा ID भी आपको बार बार नीचे मेंशन हो रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, और आप वहाँ पे कुछ डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।